तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम आज पता करेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम कैसे निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, ये है न्यूक्लियस, ये है हमारे पास फर्स्ट सेल और ये है हमारे पास सेकंड सेल। सेकंड सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वो सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आना चाहता है। तो यहां पर है फर्स्ट सेल, यहां पर है सेकंड सेल। आपको बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी। तो बताइए, सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आएगा तो ऐसे आएगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी ना, क्योंकि जब ये आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी? एक। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपके से कि N3 से कोई इलेक्ट्रॉन N1 में आता है, तो बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी। तो चलिए बना लेते हैं, 1, 2 और 3। यह है N3 2 1। 3 से कहां आना है? 1 में। तो बताइए यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? 1 में। एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे भी तो आ सकता है ना। जब वो 1 पे आएगा, मान लो आपको नरवाना से कहीं जाना है, एक तो आप डायरेक्ट जाओ, एक बीच में कोई स्टॉपेज आए, फिर उसके बाद जाओ। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तब भी तो रेडिएशन एमिट करेगा ना, तो लाइन तो तब भी आएगी। तो इसका मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन आ गई ये। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आ जाएगा? नीचे। तो कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनने की पॉसिबिलिटीज हैं बेटा? 3। तो चलिए, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का? प्रोसीड करते हैं उसकी तरफ। तो चलिए बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1। क्या गया है? प्लस 1। जहां पर N2 है वो कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, N1 है कहां इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला। मान लीजिए आपसे कहें कि फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, फोर्थ से फर्स्ट में, तो बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी। लेट्स फाइंड। तो बताइए N2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहां पर 4। N1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। तो N2 की जगह 4 पुट कर देते हैं, 4 माइनस N1 हो जाएगा 1। दैट इज N2 की जगह 4 माइनस N1 हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4 में से गया 3, 4 3 जा कितने हो जाएंगे? 12 डिवाइड बाई 2 कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 6 लाइंस आएंगी। कितनी लाइंस आएंगी बेटा? 6। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड। अब ये 6 लाइनें आएंगी कैसे वो देख लेते हैं। 4 से 1 पे आना है, तो देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए 4 से डायरेक्ट यहां आ सकता है, ठीक है, 4 से 3 में जा सकता है, 4 से 2 में जा सकता है। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस तो ये हो गई। कितने हो गए? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। 4 से 3 पे आ जाए, 4 से 2 पे आ जाए, 4 से 1 पे आ जाए। अब 3 से 1 पे आ सकता है, देखो 3 से 1 पे, ठीक है। 3 से 2 पे भी तो आ सकता है, 2 पे, और 2 से कहां आ सकता है? 1 पे। बताइए 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ये हो गई हमारे पास। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनने की? नहीं है ना। ठीक, तो इसका मतलब 3 ये, टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी हमारे पास इसके अंदर? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्जर्व। टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी। अब यदि कोई आपसे पूछे इन 6 स्पेक्ट्रल लाइंस में से कितनी लाइमन वाली है, कितनी बाल्मर वाली है, आप बता सकते हैं? बताओ लाइमन कौन सी होंगी? जहां N2 होगा 2 और N1 होगा 1। बताइए कौन सी है बेटा लाइमन की? ये वाली है लाइमन, ये वाली भी लाइमन है, ये वाली भी लाइमन है। मतलब N1 2 की, या तो 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, N1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो आएंगे लाइमन के अंदर। बताइए बाल्मर में, बाल्मर में N1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। देखो 2 2, ये और ये किस में आएंगी? बाल्मर में। ये किस में आएंगी? पास्चर में। तो आप इस तरह से बता सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड में कितनी लाइमन सीरीज में आएंगी, कितनी बाल्मर सीरीज में आएंगी, और कितनी हमारे पास पास्चन सीरीज के अंदर आने वाली है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can easily find out the number of spectral lines observed in spectra of hydrogen. Let's proceed to
नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो कौन था डी ब्रोगली, क्या बताया डी ब्रोगली ने? तो डी ब्रोगली बोलता है कि हमारे पास ये तो पता है हमें कि जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी, उसका ड्यूअल करेक्टर होता है। कौन सा करेक्टर होता है उसका? ड्यूअल। कौन सा ड्यूअल के अंदर कौन से आएंगे? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट आफ्टर दैट डी ब्रोगली बोलता है कि नहीं, लाइट का तो ड्यूअल करेक्टर होता ही है, बट जो मैटर है ना, मैटर, उसका भी ड्यूअल करेक्टर होता है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? मैटर हैज ड्यूअल करेक्टर। मेटल का भी बेटा क्या होता है? ड्यूअल करेक्टर होता है। मतलब जो पदार्थ है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की यदि हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग भी वो बोल रहा है कि वो भी ड्यूअल नेचर हमारे पास शो करते हैं। जैसे कोई बर्निंग स्टार है, ये कोई तारा जल रहा है और ये टूट रहा है, तो वो मैटर तो है ही, खुद तो एक पार्टिकल की तरह काम कर ही रहा है वो, बट उसके पीछे जो लाइट आएगी, उसकी जो जिस पाथ से वो जाएगा, वो पाथ किस करेक्टर को भी फॉलो करता है? वेव करेक्टर को भी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, मैटर हैज ड्यूअल करेक्टर, वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। तो यहां से वो वेवलेंथ निकालता है, ये जो बड़ी बॉडी है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी हमारे पास। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है डी ब्रोगल। देखिए क्लासिकल फिजिक्स की मैं यदि बात करूं तो क्लासिकल फिजिक्स में आती है हमारे पास मेनली जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, लाइक स्टार, प्लैनेट वगैरह हैं। और जो क्वांटम फिजिक्स आएगी उसके अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी बात करेंगे। तो डी ब्रोगली कहता है कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं या फिर जो मैटर है, हर तरह का मैटर, उसका भी कैसा करेक्टर होता है? ड्यूअल करेक्टर होता है, पार्टिकल और वेव करेक्टर। तो चलिए, तो वो इक्वेशन उठाता है हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए अप्लाई होती है, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, ये आइंस्टाइन रिलेशन था, आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू mc²। देन एक एनर्जी का रिलेशन अभी हमने निकाला था, E इज इक्वल्स टू h न्यू। आपको ध्यान होना चाहिए, फोटोन की एनर्जी का रिलेशन है। अब जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में रिलेशन बना देता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल है वो क्वांटम पे भी हम थोड़े बहुत फॉलो कर सकते हैं, क्वांटम के थोड़े बहुत क्लासिकल पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो जो ये दोनों एनर्जी है, हम इन वैल्यूज को डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो बताइए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल पुट करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? mc² विल बी इक्वल टू h न्यू। यस और नो? एनी डाउट? नो। mc² विल बी इक्वल टू h न्यू। न्यू की जगह पुट कर दीजिए c बाय लैम्डा। क्या आ जाएगा? c बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मैं यदि निकालूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास? hc डिवाइड बाय mc², और c से c क्या हो जाएगा? कैंसल, हेंस इट विल गिव लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाय mc। क्या हो जाएगा यहां पर? लैम्डा की वैल्यू h बाय mc। मींस जो हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनकी हम वेवलेंथ पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यदि मैं मॉडिफाई करूं तो लैम्डा हो जाएगा हमारे पास h बाय mv। इस c को मैंने v से रिप्लेस कर दिया, c भी तो स्पीड होती थी, तो v भी तो क्या है? यहां पर स्पीड है। और मॉडिफाई करें इस रिलेशन को तो मैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, बताइए बेटा mv क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो p के इक्वल आ गया। तो दिस एक्सप्रेशन ऑल दीज आर नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। इन सभी को क्या बोला जाएगा हमारे पास? डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिलेशन से हमने? देखिए, उसका जो पार्टिकल है मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, वो जो मैटर है, मैटर कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ ने हमें बताया कि मैटर ऑल्सो हैज ड्यूअल करेक्टर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव करेक्टर। तो चलिए इस डी ब्रोगली का यूज करके आप ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, let's find out the wavelength of an electron।
चलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव। तो चलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम निकालने की कोशिश करते हैं। बिफोर फाइंडिंग आउट द रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स मूव टू अ लिटिल वेरी लिटिल टॉपिक। वो ये है, मान लीजिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है बताइए आप लोग। यू वांट टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाउ इज इट पॉसिबल? यदि इस एंड के बीच में और इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है बेटा, क्या है? जीरो। क्या बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इक्वल टू जीरो कैन एनी चार्ज बी मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? क्या मूव कर पाएगा कोई चार्ज? नहीं। किसी चार्ज को सर्किट में से फ्लो करने के लिए, कहीं पर भी फ्लो करने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है दो पॉइंट्स के बीच में। जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो चार्ज फ्लो करेगा उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में। तो देखिए बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा यहां पर। तो यदि हम इस चार्ज को यहां तक मूव करवाना चाहते हैं तो वी नीड टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वो होगा V, और इस V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक क्या करेगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। अब बताइए यदि इस इलेक्ट्रॉन पे इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण कोई फोर्स लगी है और इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, तो यहां पर कोई ना कोई वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब कुछ ना कुछ तो काम किया ना हमने इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर लेकर आए, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क डन ही तो है, ठीक है, फोर्स लगी उसके ऊपर। तो बताइए, तो जो वर्क डन आएगा यहां पर बेटा, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो निकल के आएगा यहां पर, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, और उन पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है V, तो EV के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? EV के इक्वल, दैट इज चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस के इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, EV के इक्वल। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल क्लियर रहिए आप। इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस V है और जिस आप चार्ज को मूव करवा रहे हो उसका चार्ज कितना, दैट इज EV, इज नोन एज वर्क डन। ठीक है, क्या कहलाएगा? वर्क डन। आगे अब बताइए ये जो काम होगा यहां पर, जितना भी काम होगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी? इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा, नहीं चलने लग जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन में यदि चलने लग जाए तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इस वर्क डन के कारण इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क डन? ये जो यहां पर काम हुआ है उस वर्क डन के इक्वल काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2mv² इक्वल टू वर्क डन क्या है हमारे पास? EV। क्या हमारे पास वर्क डन है? हमारे पास EV, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू में क्या है मेरे पास? वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, तो यहां से बताइए कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को या नहीं कर सकते? क्या कैन वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन? सोचें, कैन वी मॉडिफाई? लेट्स फाइंड, देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यहां से V² को मैं उधर ले जाऊं, V² इधर रख लिया, बाकी उधर ले जाते, 2EV डिवाइड बाय हो जाएगा मेरे पास M। तो V की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? √2EV डिवाइड बाय M। ये क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं वेवलेंथ डी ब्रोगली के पास। डी ब्रोगली ने अभी अभी बोला था हमें लैम्डा किसके इक्वल है? h/mv के इक्वल है। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/m। V की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, V की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया? √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय मास, दैट इज M। क्या गया? दैट इज M। तो चलिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको, h डिवाइड बाय M √2EV। ये जो M का रूट है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। M का रूट कहां पे चला गया है? ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इस जो नीचे M लिखा हुआ है, कैन आई राइट इट लाइक दैट? √m डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं √m इंटू √m इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। √m से √m क्या हो गया? कैंसल। तो बताइए यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आई? h/√m इंटू √2v। तो दोनों को अंदर रूट है तो दोनों को रूट के अंदर ले लूं, तो h/√2mev
लैम्डा। इसको बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उन पे इन फॉर्मूलाज से बेस्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ और ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आगे जो अभी हम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में आने वाले हैं। तो हाल फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे निकाली है, यहाँ पर कि वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ से वी की वैल्यू निकाल ली और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन था वी की वैल्यू वहां पर पुट कर दिया, एंड जस्ट बाय मॉडिफाइंग द इक्वेशन वी फाइनली फाइंड आउट लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2 MEV के इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, तो भाई जब भी आप हिजनबर्ग से मिलें तो बेचारा हिजनबर्ग अनसर्टेन है, किसी बात का उसको कुछ पता ही नहीं है, सर्टेन नहीं हो, मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, या ये है या नहीं है। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये पता करिए कि वो टीचर हैं, वो सर हैं या नहीं है। मान लीजिए वो उनका नाम कुछ भी XYZ है या नहीं है। अब आप उनको नहीं जानते तो आप बोलोगे कि सर हमें तो नहीं पता, वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब आप अनसर्टेन हो किसी चीज को लेकर। तो ये हिजनबर्ग किस चीज को लेकर अनसर्टेन था? बेचारा हिजनबर्ग। तो चलिए हिजनबर्ग से पूछते हैं कि भाई साहब बताइए आपको किस चीज में अनसर्टेनिटी हुई। तो हिजनबर्ग बोलता है देखो, कहीं रोड पे से कार जा रही है, बोला क्या जा रही है? कार। ठीक है, ये कोई गाड़ी है जा रही है रोड पे से। मैं आपको कहूं कि 9:45 पे ये बताओ इसकी पोजीशन क्या है और इसका मोमेंटम क्या है, तो बोला हिजनबर्ग कि ये आप आसानी से बता दोगे क्योंकि कार एक मैक्रोस ऑब्जेक्ट है, मतलब बड़ा है साइज में। ठीक है, तो बड़ा साइज में होने के कारण उसकी जो एक्यूरेटली उसकी जो पोजीशन है और उसका जो ये वेलोसिटी या मोमेंटम है, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, वो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। बीइंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके कारण आप ऐसा कर सकते हो। तो फिर बोले भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? हिजनबर्ग से पूछा तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? बोला कि मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। मैं तो लाइक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइक माइक्रो पार्टिकल्स जो है ना हमारे पास, माइक्रो पार्टिकल्स, उनकी बात करूं। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हिजनबर्ग कहता है कि क्या आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है या वेलोसिटी है वो एक्यूरेटली बता सकते हो किसी टाइम पे कि इस टाइम पे उसकी पोजीशन इतनी है, उसका मोमेंटम इतना है? हम बोले हम ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्राई। ये है हम ट्राई कर रहे हैं। तो हमने देखा उसकी वेलोसिटी तो हमने करेक्टली मेजर कर ली, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी मेजर करने गए हम उसकी पोजीशन चेंज हो गई इतनी देर में, तो पोजीशन मेजर नहीं कर पाए। एक्यूरेटली बात कर रहा हूं, पूरी ठीक ठीक मापनी है आपको, ये काम हमसे नहीं हुआ। मतलब वेलोसिटी मेजर करने गए तो उसके मोमेंटम में एरर आ गया बेटा। किस में एरर आ गया? मोमेंटम में। मोमेंटम होता है P और उसके अंदर एरर आ गया, वो आ गया हमारे पास डेल्टा P। क्या आ गया? डेल्टा P। मान लो इस बोर्ड की लंबाई मान लो जो यहां से यहां तक 10 ये है 250 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। कोई बच्चा उसकी लंबाई बता रहा है कि 252 सेंटीमीटर है, कोई बच्चा बता रहा है 248 सेंटीमीटर है। तो बताइए 250 में एरर कितना आया? प्लस माइनस कितने का एरर आया? 2 का ना। 2 घट रहा है 2 बढ़ रहा है। तो ये जो 2 है ना, ये है एरर। क्या बोला? एरर। मतलब इसी को बोला है हिजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी। मतलब इतनी वैल्यू में हमें गड़बड़ लग रही है। क्या लग रही है? गड़बड़ लग रही है। तो क्या बोला फिर ये हिजनबर्ग कि इलेक्ट्रॉन की जब आप वेलोसिटी को पूरी अच्छे तरीके से मापने लगे, फिक्स मतलब पूरा एक्यूरेट बताएंगे भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप उस टाइम पे उसके मोमेंटम में क्या लेकर आते हो? एरर आ गया। फिर बोला यदि आप उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अच्छे से माप लेते हो, मोमेंटम P, तो उस टाइम पे उसकी जो पोजीशन है ना x,
उसमें आप एरर छोड़ के चले जाओगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू में थोड़ा बहुत जो चेंज आ रहा है ना, गड़बड़ आ रही है, उसी को डेल्टा एक्स बोला गया। यहां पर जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम में थोड़ी बहुत जो गड़बड़ आ रही है उसी को बोला गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई, आप जहां बैठे हो वहां से जो आपके नजदीक का शहर है उसका डिस्टेंस बताओ, तो आप प्रॉपरली तो नहीं मेजर कर पाओगे, कभी ना कभी तो गड़बड़ करोगे उसके अंदर। वो जो गड़बड़ होगी ना वो एरर कहलाता है। और हिजनबर्ग ने उस गड़बड़ को बोला अनसर्टेनिटी। क्या बोला? अनसर्टेनिटी। तो बताइए हिजनबर्ग के अकॉर्डिंग यदि आप वेलोसिटी को करेक्टली माप लेते हो, स्पीड को, तो एरर किस में आता है बेटा? एरर को अब अनसर्टेनिटी लिखेंगे हम। अनसर्टेनिटी किसके अंदर आएगी बेटा? पोजीशन के अंदर, पोजीशन में। और वो अनसर्टेनिटी कितनी आएगी पोजीशन में? एक्स से निकल के आई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। यदि आप पोजीशन को करेक्टली मापते हो तो अनसर्टेनिटी किस में आएगी? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। मोमेंटम होता है पी, ठीक है, तो डेल्टा पी एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल्टा पी एरर। तो हिजनबर्ग बोला मेरे साथ भी ऐसा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है या कुछ भी है, उसकी दोनों चीजें, पोजीशन और मोमेंटम, दोनों चीजें मैं करेक्टली नहीं माप पा रहा। एक चीज को यदि ठीक से मापने लग जाता हूं तो दूसरी में एरर आ जाता है, दूसरी को ठीक मापता हूं तो पहली में एरर आ जाता है। तो हिजनबर्ग कहता है मैंने उनके जो एरर है ना, बताइए पोजीशन में एरर क्या है? डेल्टा एक्स इंटू इंटू इंटू। मोमेंटम में एरर क्या है? डेल्टा पी। बोला उनकी हर बार मैंने वैल्यू रख रख कर देखी तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो या तो ज्यादा आया, इनकी वैल्यू या तो ज्यादा आई या इक्वल टू किसके? h/4 के इक्वल। यस और नो? कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग, uncertainty in position and uncertainty in momentum is always greater than equal to h/4 ये फॉर्मूला आया, इसी को बोला जाता है हमारे पास हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल बिफोर यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं पढ़ के दिखा देता हूं आपको अच्छे से। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। समझ गए हैं कि एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना क्या है? इम्पॉसिबल है। इफ यू मेजर एनी वन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी, यदि हम एक क्वांटिटी को एक फुल एक्यूरेसी के साथ मापते हैं, द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट, तो जो दूसरी है उसमें गड़बड़ हो जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड मोमेंटम, जो पोजिशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है ना, जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, उसकी वैल्यू हमेशा h/4 से ज्यादा मिलेगी। इसी को क्या बोला जाता है? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंप्रूव करें इस मॉडिफिकेशन, इस रिलेशन को। चलिए चलते हैं भाई। ठीक है, आप यू नो वेरी वेल, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो एरर आएगा मोमेंटम में, वो क्या आएगा? मास इंटू में एरर इन वेलोसिटी। एरर इन वेलोसिटी ही आएगा, डेल्टा वी। अब बताइए, मास में तो कोई एरर नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का तो मास आपको पता ही होता है, मास में थोड़ी ना कोई एरर आएगा। एरर आएगा मोमेंटम में और वेलोसिटी में। तो डेल्टा पी की वैल्यू मैं ये रख दूं यहां पर, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h/4। इस मास को इधर भेज देते हैं। ठीक है, कहां भेज देते हैं? इधर। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h/4m। अगेन एक और रिलेशन आ गया हमारे पास आफ्टर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करने के बाद, ये तो आपको क्लियर ही होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक क्लियर है आपको यहां पर। तो यहां से मैं डेल्टा एक्स निकाल सकता हूं, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा हमारे पास? h/4m इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, m इंटू में डेल्टा वी। अभी हम पढ़ के आए थे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv। ठीक है, h/mv देखो, h/mv ये वाला एक्सप्रेशन है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो यदि यहां पर h/m डेल्टा v मैं यूज कर रहा हूं, तो यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? डेल्टा लैम्डा। क्या यूज करना पड़ेगा? डेल्टा लैम्डा। तो इसका मतलब h/m डेल्टा v की वैल्यू डेल्टा लैम्डा पुट करके हम अनसर्टेनिटी इन वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेव लेंथ। ठीक है,
तो ये था हमारे पास हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शुरू किया था हमने लेक्चर कहां से, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला हमने दिया था। आई होप आपको वो फॉर्मूला याद हो गया और आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लेंगे। सेकंड हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या था, मैटर का भी ड्यूअल करैक्टर होता है, पार्टिकल करैक्टर एज वेल एज वेव करैक्टर। उसके लिए हमने लैम्डा की वैल्यू h/p दैट इज मोमेंटम हमने निकाल ली थी। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर पुट करके हम आसानी से निकाल सकते थे। फिर हमने पढ़ा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। हीजनबर्ग तो बेचारा अनसर्टेन बैठा हुआ है कि भाई मेरे बस का जुगाड़ नहीं है ये कि मैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल की दोनों चीजें इकट्ठी मेजर कर पाऊं, साइमल्टेनियसली मेजर कर पाऊं, ये मेरे बस का नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं एरर आएगा और वो एरर का दिखा हुआ था। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए है। इस टॉपिक से, इस वीडियो के जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जटैन क्लासेस। थैंक यू।